हाँ दोस्तों, जैसा उद्यन, ठीक है, 460 बीसी उद्यन उद्यन जो है वो अजातशत्रु का पुत्र है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, सत्याहत्यायी, उसके बाद उद्यन ने अपने पिता को मारा और बन गए मगध के राजा। उसके बाद यहाँ ये चीज है कि इसका एक काम से यहाँ सही है, जैसे कि अजातशत्रु ने बौद्ध संगति करवाई, इसने भैया पाटलिपुत्र नामक एक शहर बसाया। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उद्यन ने 460 बीसी। हालांकि ये कहीं 462 61 भी मिल सकता है आपको, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन अंदर चलता है, ठीक है। पाटलिपुत्र, वो ये वही पाटलिपुत्र है जिसको 1541 में शेरशाह सूरी ने इसका नाम चेंज करा था, पाटलिपुत्र से पटना कर दिया था, ठीक है। एक सेकेंड, ये पाटलिपुत्र बन गया आपका पटना, ठीक है। ये आपकी बिहार की राजधानी है आज। तो उसके बाद ठीक है, 460 बीसी उद्यन, पाटलिपुत्र, पटना हो गया। अब 412 बीसी में ये आपके शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। ये एक शिशुनाग वंश इसलिए महत्वपूर्ण है इतिहास में पढ़ने के लिए क्योंकि इसके बाद जो इसका पुत्र हुआ था कालाशोक, ठीक है, इसके बाद इसका एक पुत्र आएगा जिसका नाम था कालाशोक। ये वही कालाशोक है जिसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति होती। हालांकि आप देख रहे हैं 483 बीसी 383 बीसी, 100 साल का इसमें अंतर है। 100 साल के बाद फिर दूसरी बौद्ध संगति होती है, कालाशोक करवाता है वैशाली में, ठीक है। तो बौद्ध संगति जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे उनमें बौद्ध धर्म में बहुत सारे मतभेद होते थे, उन्हीं सभी मतभेदों को लिख के एक उनका सोल्यूशन निकाला जाता था कि हम एक्चुअली चाहते क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रताएं सभी को थी, जो जैसा अपने हिसाब से अपना धर्म बना सकता था, ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक वैशाली में हो रही है और सेकंड बौद्ध संगति है 383। इसके बाद 344 बीसी, 344 बीसी में आता है आपका नंद वंश। नंद वंश, इसकी स्थापना करते हैं आपके महापद्म नंद। तो 344 बीसी नंद वंश, महापद्म नंद। और इसी वंश को हटाने के बाद सबसे मेन चीज जो आपकी, इसके बाद ये दो आपके हैं, पहली सिकंदर, इसी के टाइम पे सिकंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि आपका जो था डेरियस ने पहला आक्रमण किया था जो ईरानी आक्रमण था, उसके बाद दूसरा आक्रमण हुआ था सिकंदर, ये यूनानी आक्रमण था। तो भारत में पहली बार आक्रमण किया था ईरानियों ने, दूसरा आक्रमण था यूनानियों का सिकंदर, और ये उसी रास्ते से आया था जिस रास्ते से आपका डेरियस आया था, मतलब नॉर्थ और वेस्ट में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से ये लोग आए थे। इसने रास्ता खोल दिया, इसने गेट खोल दिया, उसी गेट से बंद आया था, आपके सिकंदर आए थे, ठीक। सिकंदर सिकंदर दो तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हालांकि ये आए कैसे थे, एक चीज थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं, जैसे क्या है कि ये कहानी रोचक हो जाएगी कि जैसे कि डेरियस थे, डेरियस ने क्या ईरान वंश की स्थापना की, उत्तर और आपके पश्चिम सीमा प्रांत पे। वंश कौन सा था, हकमनी, ठीक है। अब इसी हकमनी शासन वंश को ये सिकंदर उससे लड़ाई करता है, तो वो युद्ध था अरवेला का युद्ध। अरवेला के युद्ध में हकमनी वंश के साम्राज्य को खत्म करके तो यूनानी जो राजा था सिकंदर वो आता है। तो हकमनी को हटाने के बाद, हटाने के लिए युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम याद कर लीजिए, अरवेला का युद्ध था। इसमें हकमनी साम्राज्य को खत्म किया गया था। खत्म किसने किया था, सिकंदर ने, उसी रास्ते से आता जैसे आपका डेरियस आया था। अब इसने युद्ध किया था पोरस के साथ, ठीक है। हालांकि ये कहते हैं कि उस समय का राजा थे आम्भी, जिसमें जो जिनका शासन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इनका शासन चलता था, आम्भी, वो क्या पोरस से जलते थे या घृणा करते थे। इस कारण उन्होंने, आम्भी ने सिकंदर को संदेश भिजवाया कि हम आपका साथ देंगे पोरस के विरुद्ध, आप आइए हम आपका साथ देंगे। तो उन्होंने वैसा भी किया, ठीक है। वो युद्ध था झेलम का युद्ध, आपका सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम का युद्ध हुआ था, काफी प्रसिद्ध है। अपन जब इसमें टॉपिक में जाएंगे ना तो अपन इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी लेंगे, ठीक है, और रोचक तरीके से। अब एक फैक्ट और यहाँ पर है जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। क्या, सिकंदर जब यहाँ आया, युद्ध हुआ, युद्ध में ये जीत गया, पर जब उसके बाद उसने तीन या नगरों की स्थापना की थी। पहला था सिकंदरिया, दूसरा था बहुकेफला, तीसरा था निकैया। सिकंदरिया की स्थापना इसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अफगानिस्तान साइड की थी, सिकंदरिया। बहुकेफला इसका घोड़ा था, इसके घोड़े का नाम था बहुकेफला, जो मर गया था, तो उसके नाम पर उसने एक शहर बसाया बहुकेफला। निकैया जो पोरस के साथ युद्ध हुआ था, इसको निकैया को विजय का शहर भी कहते हैं, विजय का नगर भी कहते हैं, जीत का शहर, जीत का नगर, ठीक है। एक वो विजयनगर वो बाद में आएगा, ठीक है। ये वाला आपका निकैया जो सिकंदर ने उस स्थान को जहाँ पे वो जीता था, ये उसके घोड़े का नाम है, ये अपना अफगानिस्तान साइड है सिकंदरिया, ठीक है। तो आपका सिकंदर कंप्लीट यूनानी शासक था। हकमनी वंश को अरवेला के युद्ध में साम्राज्य को खत्म किया था, पोरस के साथ युद्ध किया था, युद्ध का नाम था झेलम का युद्ध। 3 नगरों की स्थापना की थी, सिकंदरिया, बहुकेफला और निकैया, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं,
इसके बाद आए आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दो ही वंश है इसमें, चंद्रगुप्त और गुप्त साम्राज्य। तो जो सबसे ज्यादा जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान है प्राचीन भारत के इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में तो हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आप बस ये जान लीजिए कि 322 बीसी में आपके चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। मौर्य वंश की स्थापना होती है यहाँ से, ठीक। मौर्य वंश, इसी वंश में आपके अशोक भी आते हैं, अशोक भी इसी वंश में, इसी से संबंधित है, ठीक है, मौर्य वंश। उसके बाद 305 में सेल्यूकस निकेटर। अब ये कौन है? जैसा कि आपको पता है कि सिकंदर यूनानी शासक था, ये आया था, लड़के जीत के चला गया था। तो ये जब जीत के गया था तो इसने सीमा प्रांत पर, कौन सी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये भारत है सपोज, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे अपना एक राजदूत या अपने एक शासक, उन लोगों के सत्ता देकर उनको चला गया था। हालांकि जब वहां पहुंचा था सिकंदर की डेथ हो चुकी थी। तो ये ही अपने आप को यहाँ का राजा समझते थे। कहाँ का? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य बन चुके थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि सिकंदर तो हरा के चला गया था, पहले वाले को पूरा से युद्ध हुआ था। उसके बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य जो खुद में एक शक्तिशाली राजा था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी था, कारण भी बहुत सारे थे, दोनों की सीमाएं टकरा रही थी। तो भैया हुआ युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। उसके बाद तो है अपन इसमें वो कहानी अच्छे से और जानेंगे, जिससे अपन को इसमें रोचक कहानियों के द्वारा हमारा भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर 305 में से युद्ध होता है। हालांकि अपनी पुत्री की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। और एक मेगास्थनीज, हालांकि युद्ध में जीत होती चंद्रगुप्त मौर्य की, एक संधि पे ये उतर आता है। हालांकि ये संधि, एक संधि करने के लिए विवश कर देता है संधि के द्वारा। चलो थोड़ा सा जान लेते हैं। इसने क्या करा, सेल्यूकस निकेटर ने अपने जो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो क्षेत्र थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को देना स्वीकार कर लिया संधि के द्वारा। अपनी बेटी का नाम हेलेना भी है, ठीक है, कहीं कहीं अलग अलग नाम उसके मिल जाते हैं, हेलेना। उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और एक संधि के द्वारा ये कहा गया कि एक राजदूत, आपके पाटलिपुत्र आपकी जो राजधानी है उसमें हमारा एक राजदूत रहेगा। उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, जिसकी इंडिका काफी प्रसिद्ध है। अपन करेंगे इसके बारे में बात, ठीक है। अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपके बिंदुसार आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार, जो उसका टेन्योर है 298 से 273। हालांकि इसका नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अशोक के पिताजी थे, ठीक है। तो अशोक के बारे में जानना तो उनके पिताजी के बारे में जानना जरूरी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार 298 बीसी से 273 बीसी के तक, ठीक है। उसके बाद अशोक आते हैं। अशोक के बारे में तो जितना ही कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये एक सबसे पहली चीज, जो आपका मौर्य वंश था, मौर्य वंश को बहुत हद तक विस्तार करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और इनकी अलग ही नीतियां थी। इन्होंने भी अपने पिता के समान, अपने दादाजी के समान, जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उसी साम्राज्य में धम्म नीति, अपनी कुछ ऐसी नीति थी जिनसे जनता बहुत प्रसन्न थी, ठीक है। एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी अशोक ने। अपन इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हालांकि 261 में इनका एक कलिंग का युद्ध था, एक युद्ध लड़ा गया। ये कलिंग आपका उड़ीसा साइड में एक एरिया है, वहां पे कलिंग की राजधानी थी तोसली, ठीक है। इसकी तोसली आप याद कर लीजिए, इसकी कैपिटल थी तोसली, हालांकि, ठीक है, इसकी कैपिटल तोसली। तो उसके बाद फिर अपन करते हैं 250 बीसी में अशोक, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 250 बीसी। पहली बौद्ध संगति 483, दूसरी 383, और जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो हुई थी 250 बीसी में, 250 बीसी में। तीसरी बौद्ध संगति ये अशोक ने करवाई थी, ठीक है, अशोक के कार्यकाल में हुई थी। पहली अजातशत्रु, दूसरी आपकी कालाशोक वैशाली, तीसरी अशोक ने करवाई थी। हालांकि अपन देखते हैं इसके बाद, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। 150 बीसी, 158 बीसी शुंग वंश। यहाँ शुंग वंश की स्थापना हुई है, स्थापना की है पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। ये विदिशा को इसको इन लोगों ने राजधानी बनाया था। एक चीज है शुंग वंश, ठीक है, ये ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। पहली चीज, ये ब्राह्मण थे, ठीक। वो इन्हीं के शासनकाल में विदिशा के आसपास में कालिदास, आप सब जानते हैं कालिदास, इन्हीं के पुत्र थे अग्निमित्र, जिसके बारे में मालविका अग्निमित्र की रचना की थी कालिदास जी ने, ठीक है। तो वो पुष्यमित्र शुंग के ही वंश के थे, ठीक है। और शुंग वंश आपका 185 बीसी, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, विदिशा राजधानी, ब्राह्मण वंश भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आपके मिनांडर आते हैं। ये भी एक यूनानी थे, एक, ठीक है। इनका मिलिंद पन्हू, जो इनका नागसेन के साथ एक वाद विवाद था, अपन उसमें जाएंगे। बस इसका बस एक फैक्ट की तरीके, फैक्ट के जैसे याद कर सकते हैं कि जो मिनांडर है वो 165 बीसी के आसपास में मिनांडर आए थे। उनका एक मिलिंद पन्हू है, बौद्ध भिक्षु के साथ इनका शास्त्रार्थ था, उसके द्वारा
इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो अपन उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड आता है 57 BC विक्रम संवत। विक्रम संवत ये एक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। विक्रम संवत जो है, हालांकि दो संवत थे, विक्रम संवत और एक शक संवत। विक्रम संवत जो है 57 BC में, ठीक है, विक्रम संवत आता है आपका उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ये। और इसके बाद जो आएगा आपका 60 BC आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हम ऊपर के लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम जो उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जो आंध्र सातवाहन है ये मतलब देखा जाता है कि मतलब साउथ के जो दक्षिणी भारत है उसका एक साम्राज्य था, उसका एक वंश था आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है। इस वंश के बारे में सबसे काम की दो तीन चीजें, हालांकि अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी पहली चीज क्या थी कि इनके सिक्कों पर ही एकमात्र साक्ष्य जिसके इसके बारे में जानकारी का कि उनके सिक्कों पर उनके राजाओं की वंशावली लिखी हुई थी, तो उसके द्वारा 60 BC में आंध्र सातवाहन वंश आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद 78 AD 78 AD में कुषाण वंश। ये काम का क्यों है मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। पहली चीज इसने बहुत बड़े बड़े काम किए कनिष्क ने आपके। कुषाण वंश 78 AD। अब हम एडी पे आ चुके हैं, एक चीज थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, BC खत्म हो गया, अब एडी, ठीक है, BC बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी आपका एडी। उसके बाद 78 एडी में पहली चीज, हम आज भी हम एडी में ही है, ठीक है। तो कुषाण वंश आया, इसकी स्थापना की थी कनिष्क ने। इसने चालू किया शक संवत, जो आज हमारी भारत सरकार जो है वो शक संवत को ही इसको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपका कुषाण वंश, कनिष्क, शक संवत। अब चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क ने करवाई थी आपकी, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। बौद्ध संगतियां चार हो गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी। पहली करवाई थी अराशत्रु ने, दूसरी आपकी कालाशोक ने वैशाली में, तीसरी अशोक करवा रहा है 250 BC में, चौथी जो है वो 100 AD में आपकी कनिष्क करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रुद्र दमन है, इसका 130 AD के आसपास में इनका कार्यकाल माना जाता है, रुद्र दमन, जो फेमस है गिरनारा अभिलेख के लिए। और भी काफी काम है इनके, अपन इसके बारे में अंदर ही जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे। और फिर उसके बाद आता है 250 AD में वाकाटक वंश, जिसकी स्थापना की थी विष्णु शक्ति ने। अब ये जुड़ा हुआ है आगे, इसका कार्यकाल आगे देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।